हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। देखिए जी, आज हम लोग जो करने जा रहे हैं पीजीटी कॉमर्स और के जो आपके अकाउंटेंट दोनों के एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए मैनेजमेंट का रिवीजन। तो इसमें देखिएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करके और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करके आपके सिलेबस में मेंशन है। तो अगर हम प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट पूरा इसमें कर लेंगे, और जो स्टाफिंग वाला सेक्शन है वो हम एचआरएम का एक नया वीडियो बनाएंगे, उसको आपको डाल देंगे। अभी 1 घंटे का ये वीडियो के आसपास होने वाला है, आप इसको देखिएगा, 1-1.25 घंटे में ये कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, है ना जी। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले आपके ये में क्या बोलते हैं क्लास में। चलिए फिर देखते हैं, नहीं आइए। तो आज हम शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। देखिए थोड़ा फास्ट रिवीजन जरूर होगा इसमें। क्यों रिवीजन फास्ट होगा भाई, क्या दिक्कत है? क्योंकि देखिए टाइम कम है और अब मैंने ऑलरेडी इस पे लेक्चर्स बना के रखा है। तो अब जो मैं रिवीजन कराऊंगा ना वो एकदम थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा प्रिसाइज में कराऊंगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या सबसे पहले बात करें कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट। तो अगर बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बिजनेस को मैनेज किया और उसको ऑब्जर्व करने के बाद अपने अपने एक थ्योरी दे दी। जी सर, तो हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस को मैनेज कैसे करना है वो सारा चीज हमको इसमें पढ़ना है। बात समझ में आ रही है जी। तो अगर हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो वो 6M पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड है? देखो ये देखो, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड्स और मार्केट पे। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, देखो डेफिनेशन आप देख लो। क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स जस्ट थ्रू दी पीपल। पीपल के द्वारा काम करवाना या काम करना, ठीक है ना, उसका आर्ट है क्या मैनेजमेंट। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि मैनेजमेंट को कितने अप्रोच में बांटा गया या कितने तरीके से बांटा गया, तो इसको 3 तरीके से लोगों ने देखा है। कैसे कैसे? एक, कुछ लोगों ने क्लासिकल में बहुत पहले कुछ कुछ चीजें बातें बताई है, वो उसको क्लासिकल कहा गया। जैसे आपके होते हैं ना दादाजी, फिर पापा जी, फिर आप। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरीके की बात कही गई है। एक ये क्लासिकल वाले हो गए दादाजी, है ना, और ये जो है ये हो गए आप या आपके पापा, सॉरी ये आपने, आप तो मॉडर्न है ना। ये हो गया बिहेवियर वाला पापा और ये हो गया आप। ठीक है, इस तरीके से। तो क्लासिकल जो थ्योरी थी वो थोड़ी सी पुरानी अप्रोच थी, लेकिन अभी भी बहुत सारा ये जो है काम किया जाता है, और सबसे ज्यादा सवाल जो है क्लासिकल अप्रोच से ही पूछा जाता है, उसी से रिलेटेड चीजें करी जाती है। अब देखिए क्लासिकल अप्रोच में साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर ने दिया, उसकी बात करी गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात करी गई है, और ब्यूरोक्रेटिक मतलब मैक्स वेबर ने जो दिया है उसकी बात करी गई है। बिहेवियरल थ्योरी में आपका यहाँ पे देखा जाए तो ग्रुप इन्फ्लुएंसर्स, मास्लो की नीडार की थ्योरी, XY थ्योरी, हाथोर्ने इफेक्ट की बात करी गई है ना, ये सारा चीज दिया गया। और मॉडर्न थ्योरी में बात करें तो सिस्टम थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी और थ्योरी जेड, इसकी बात करी गई है। तो हम लोग एक एक करके सारी थ्योरीज भी पढ़ेंगे, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और फटाफट रिवाइज करते जाएंगे, जिससे हमारा क्या हो, टाइम बचे और काम भी बने, है ना। आइए तो अगर हम बात करें, ये देखिए इसमें कौन कौन से किसने ये दिया, इसको याद कर लीजिएगा। इससे भी बहुत बार सवाल पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा क्या, मैच ऑफ द कॉलम में। किससे पूछा जाएगा? मैच ऑफ द कॉलम, ऐसे मैच करने के लिए आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें क्लासिकल अप्रोच तो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है FW टेलर ने, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मैक्स वेबर ने, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो है हेनरी फेवल ने दिया है। ठीक है, ग्रुप इन्फ्लुएंसर्स पार्कर फॉलेट ने, हॉथोर्ने स्टडीज जो है अल्टन मायो ने दिया, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी अब्राहम मास्लो ने, XY थ्योरी डगलस मैकग्रेगर, मॉडल 1 वर्सेस मॉडल 2 क्रिस एंग्रिस, मैनेजमेंट साइंस जॉर्ज बी, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एडवर्ड डेमिंग, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम दिया चार्ल्स बेबेज ने, सिस्टम थ्योरी और कंटिजेंसी थ्योरी ये चर्चमैन वेस्ट और पॉल हर्जे ने दिया है। और अगर थ्योरी जेड की बात करें तो वो दिया है विलियम ऑची ने। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए सेम चीजें यहां लिखी गई है तो इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही क्लासिकल, बिहेवियरल और मॉडर्न थ्योरीज की बात करें, देखो क्लासिकल थ्योरी जो होती है थोड़ी पुरानी थ्योरी, जो पुराना वाला चीज है ना उसके बारे में बात करती है। बिहेवियरल थ्योरी बिहेवियर की बात करती है, इसको हम लोग न्यू क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। और मॉडर्न थ्योरी मतलब आज की थ्योरी, जो आज की चीजें जो चल रही है ना जी। आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी से। क्लासिकल थ्योरी जो है वो ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड व्यूज को एक्सेप्ट करता है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन को मशीन की तरह देखा गया था, है ना। ह्यूमन को ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं किया गया, ह्यूमन को मशीन की तरह ट्रीट किया गया। वहां बोला गया कि भाई ऐसा है कि जिस तरह से मशीन है उसी तरह से हमारे लिए ह्यूमन भी है, ह्यूमन और मशीन में कोई फर्क नहीं है। ये बात ये किसने कहा? ये क्लासिकल थ्योरी का अप्रोच था, और इसी अप्रोच पे बेस्ड 3 लोगों ने अलग अलग अपने ये थ्योरी कही है। तो सबसे पहला जो थ्योरी देने वाले थे वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको साइंटिफिक मैनेजमेंट को थ्योरी देने वाले थे उसका नाम था क्या,
FW टेलर। ये चाचा देख रहे हो, ये चाचा देखो इसको, है ना, कितना बन के बैठा हुआ है और आप लोग के सर को खा रहा है ना, बिल्कुल। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। कब उनका बॉर्न हुआ? 1856 में, है ना। ऑब्सेस्ड ऑन ऑर्डर एंड कंट्रोल का बात किया, पीस सिस्टम की बात की, फिलोसफी नोन एज टेररिज्म, ठीक है, और डाइड 1915 में चाचा जान चले गए, है ना। ये बात देखिएगा। अब अगर हम FW टेलर की बात करें, FW टेलर की बात करें तो इन्होंने बात करा था कि भैया फोकस किया था किसमें? इंडिविजुअलिज्म पे, कि वर्कर्स की इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी को कैसे भी करके हमें क्या करना है? बढ़ाना है। क्या करना है? वर्कर्स की इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। इसीलिए इसने फंक्शनल फोरमैनशिप की बात कही है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। फंक्शनल फोरमैनशिप का क्या मतलब हुआ कि भैया एक जो वर्कर है उसको 8 लोग क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे, 8 लोग उसको ऑर्डर देंगे, ठीक है, और 8 लोगों के अंदर वो काम करेगा। तो ये बात इन्होंने ही कहा है। आइए देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। ही इज नॉन द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, स्टार्टेड करियर कब? मशीनिस्ट एज ए स्मॉल मशीन, जो यूएसए में इन्होंने अपना करियर स्मॉल मशीन के साथ शुरुआत किया था, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या है, इसको क्या बोलते हैं आपका, एंड ये इंजीनियर्स अप्रोच भी कहा जाता है इसको। अब देखिए 4 प्रिंसिपल बेस्ड है। कौन कौन सा प्रिंसिपल देखिएगा, क्या कह रहा है? डेवलप ए साइंटिफिक अप्रोच फॉर एलिमेंट्स ऑफ वंस वर्क, एक वर्क काम के लिए साइंटिफिक सेलेक्ट कर रहा है, ट्रेन टीच डेवलपमेंट ईच वर्कर, कोऑपरेट विद द वर्कर्स एंड इंश्योर एप्रोप्रिएट डिवीजन ऑफ लेबर। ये टास्क मोटिवेशन और सुपरविजन की बात करता है, TSM टास्क सुपरविजन और मोटिवेशन की बात करते हैं। ये टाइम एंड मोशन स्टडी की बात करते हैं, ये देखिएगा अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद अब देखिए इसके जो एलिमेंट्स थे ना, इसके एलिमेंट्स और टूल और साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो बात करता है वो कहता है सबसे पहले सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग की बात करता है कि भैया हम प्लानिंग करने को और जो हम रियल काम करते हैं और प्लानिंग, ये दोनों को अलग किया है इसने, और इसी वजह से इसने फंक्शनल फॉरमैनशिप की बात कही है। फंक्शनल फॉरमैनशिप में इन्होंने जो प्लानिंग वाले लोग हैं उसको अलग रखा है और जो काम करने वाले जो ऑपरेशंस वाले लोग हैं उसको अलग रखा है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए ये क्या कहा है इन्होंने, ये देखो इसको ध्यान में आप देखिएगा। ये देखिए प्लानिंग वाले लोग होंगे रूट कलर, इंस्ट्रक्शन, कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट एंड डिसिप्लिन। ये जो होंगे कौन कौन से होंगे सर? एक प्लानिंग वाले होंगे, और जो रिमेनिंग 4% होगा वो क्या होगा? वो सर जो काम प्रैक्टिकली करते हैं उसके लिए होगा, यानी कि स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर बॉस, गैंग बॉस, और फिर क्या, और सर एक था आपका डिसिप्लिनियर, है ना। और एक क्या था इसमें? इंस्पेक्टर। एक इसमें इंस्पेक्टर है, एक छूट गया है यहाँ पे, इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा, या मेंटेनेंस फॉरमैन, जिसी को इंस्पेक्टर बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी, ये देखो मेंटेनेंस फॉरमैन, ये क्या है? इंस्पेक्टर है जो जांच करेगा। तो इसको, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये देखिए कौन कौन सा है? रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्टर क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, डिसिप्लिनरी यहाँ पे होगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। 4 लोग जो होंगे वो प्लानिंग के होंगे, और 4 वाले लोग जो होंगे वो काम करने वाले होंगे, और ये 8 लोग मिलकर सिर्फ एक आदमी को क्या दे रहे होंगे? इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे। इसीलिए इन्होंने इंडिविजुअल वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी की बात की है। किसकी बात की है? इंडिविजुअल वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी की बात की है। चलिए अगर हम बात करें यहाँ जॉब एनालिसिस, इन्होंने जॉब एनालिसिस की बात की भैया जॉब को कैसे एनालाइज करना चाहिए। तो उसके लिए इसने बोला कि टाइम स्टडी पे ध्यान दो। टाइम स्टडी क्या होता है कि आप किसी भी टाइम को एक स्टैंडर्ड टाइम में कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं। मोशन स्टडी की बात करी उन्होंने। मोशन स्टडी का बात किया कि भैया जो आप अननेसेसरी इमोशन से उसको हटाओ और अच्छे तरीके से काम करो। देखो ये कह रहा है ना जी। उसके बाद है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी की बात करें तो जब आप काम करते हैं तो जब काम करने के बाद थक जाते हैं तो उसमें गैप कितना होना चाहिए, है ना, क्या बोलते हैं उसको, फ्री आवर्स कितना होना चाहिए, उसको, उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसके फटीग स्टडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फटीग स्टडी बोलते हैं। चलिए स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। क्या होना चाहिए? स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। कोई भी काम आप सेट करें तो उसका एक स्टैंडर्ड सेट करें, ठीक है जी। उसके बाद साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, ये भी होना चाहिए। फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। इकोनॉमी एंड मेंटल रिवोल्यूशन, इसकी बात भी इन्होंने करी है, ठीक है जी। चलिए अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की तो उन्होंने क्या बात करा है? रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस, ये पहला बात है। हार्मोनी की बात करिए, हार्मोनी इन ग्रुप एक्शन साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करिए। किसकी बात करिए? हार्मोनी की। कॉपरेशन मैनेजमेंट की बात करिए कि उन्होंने बोला भैया कॉपरेट करना बहुत जरूरी होगा, अगर एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करेंगे तो काम नहीं पड़ेगा। क्या बोला? मैक्सिमम आउटपुट, मोर आउटपुट एनेबल्स द वर्कर टू वांट टू वर्क, तो मैक्सिमम आउटपुट की बात करिए कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट आपको लेके आना है। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स की बात इन्होंने भी कही है, ठीक है। चलो लिमिटेशंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्या क्या लिमिटेशन है जरूर पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? कह रहा है डील्स विद फैक्ट्री मैनेजमेंट, फैक्ट्री मैनेजमेंट से डील करता है।
क्योंकि जो ये आपके टेलर साहब थे वो फैक्ट्री शुरू में मशीन वो मशीनिस्ट के तौर पर इन्होंने काम किया था, तो उन्होंने फैक्ट्री को बहुत ऑब्जर्व किया और उस बेस पर ये अपना क्या बना दिया, ये अपना रूल्स बना दिया। सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग फ्रॉम मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट, बोल रहा है प्लानिंग को और जो ऑपरेशन है उसको अगर आप अलग कर रहे हैं तो ये क्या है, ये मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है, ये सही कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए उसके बाद क्या है, इन्होंने कंसिडर किया कॉक्स ऑफ मशीन, मतलब इंसान को इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया, उन्होंने बोला भाई वो मशीन की तरह ट्रीट करना चाहिए, है ना। चलिए चलिए अब इन्होंने क्या दिया, देखो कह रहा टू मच एम्फेसिस ऑन इंजीनियरिंग साइड, क्योंकि भाई खुद इंजीनियर वाला अप्रोच लगा दिया, है ना, इग्नोर कर दिया क्या, ह्यूमन एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर दिया इन्होंने प्रोडक्शन में, तो ये इसका लिमिटेशन था। फंक्शनल फॉर्मेनशिप इज नॉट डायरेक्ट इंप्रूवमेंट, फंक्शनल फॉर्मेशन क्या है, डायरेक्ट इंप्रूवमेंट नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना जी सर। चलिए उसके बाद बात करें क्या, ही कंसीडर्ड ह्यूमन एलिमेंट्स एज ए कॉग ऑफ मशीन, इन्होंने कॉग्स ऑफ मशीन की बात करी कि भैया इंसान जो है वो मशीन की तरह ही है। इट क्रिएट कंडीशन फॉर इंडस्ट्रियल क्या ऑटोक्रेसी की बात करी, वो बोल रहा है स्टैंडर्ड ऑफ वर्क की बात इन्होंने नहीं किया कि भैया डाउटफुल है, कैसे हम मेजर कर लें कि स्टैंडर्ड क्या होगा, कह रहा है इट इज नॉट रियली साइंटिफिक मैनेजमेंट बट साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजमेंट, तो इन्होंने बोला कि ये साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं है, ये साइंटिफिक अप्रोच है, किसका, मैनेजमेंट का साइंटिफिक अप्रोच है, तो इतनी बात इन्होंने कही है। अब दूसरा जो आपके ये क्या बोलते हैं इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, है ना, तो हेनरी फ्योल ने दी है, ये कौन सी थ्योरी है भाई, ये थ्योरी इसको बोलते हैं क्या, ट्रेडिशनल थ्योरी, है ना, तो ये भी है दूसरा ट्रेडिशनल थ्योरी क्या है, ये हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल किसने कौन थ्योरी दिया है भैया, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी की तो ये क्या कह के गए हैं, इन्होंने बोला फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात की, क्या बोला इन्होंने, 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए मैनेजमेंट के, और उन्होंने बोला कि भैया ये सारे फंक्शंस जो हैं वो सारा क्या इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स की बात करी है। ये देखिए क्या बोल रहा है, टेलर वाज कंसर्न विद द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स एंड साइंटिफिक मेथड, अटेंशन वाज डायरेक्टेड टू द एक्टिविटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, यहाँ एक्टिविटी ऑफ सारे मैनेजर्स की बात करी। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए लार्ज फ्रेंच कोल माइनिंग कंपनी, ये कोल माइनिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। डेवलप किया 14 प्रिंसिपल्स दैट कुड बी टॉट इन द स्कूल्स एंड अप्लाई टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशंस, तो इन्हें 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किया और इन्हीं 14 प्रिंसिपल्स को जो लेकर आदमी क्या करना है, काम करना, और इसी 14 प्रिंसिपल से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, कितना सारा, बहुत सवाल पूछे जाते हैं, कई बार कितना सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने बात किया डिवीजन ऑफ वर्क की, किसकी बात करिए, डिवीजन ऑफ वर्क की। अगर मैं बात करूं डिवीजन ऑफ वर्क की तो इसका इन्होंने बोला कि भैया काम को बांट लो, अगर काम को बांट लोगे तो उससे क्या मिलेगा सर, उससे बेनिफिट्स ये होगा कि स्पेशलाइजेशन आएगा, और स्पेशलाइजेशन आएगा तो आप क्या कर पाओगे, काम को एंजॉय कर पाओगे, ये बात ध्यान, इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब काम को बांटने के लिए बोला, बांटो काम, स्पेशलाइजेशन लेके आओ और फिर काम मजे में करो। फिर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी, उन्होंने बोला कि कोई एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अथॉरिटी हमेशा ऊपर से आना चाहिए और तब जाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि किसी के पास पावर होना चाहिए ऑर्डर देने का और किसी के पास और रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए उसको फॉलो करने का, ये बात इन्होंने कही। तीसरा बात कहा डिसिप्लिन, हमेशा गुड सुपरविजन होना चाहिए, है ना, और डिसिप्लिन में होना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान में रखने की बात है। इन्होंने बोला कि प्रॉपर एप्लीकेशन होना चाहिए इन सारी चीजों का। चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड। अब देखो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव होना चाहिए। अब देखो ये हो गया ना किसका, क्या कहते हैं इसको, फंक्शनल फॉर्मेनशिप का कहानी अलग कर दिया ना इसने, तो ये क्या बोला, एक आदमी को एक ही से ऑर्डर लेना चाहिए, तो एक्सेप्शन हो गया उसका, जी सर। चलिए यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बोला, एक आदमी को एक ही आदमी से डायरेक्ट ये ऑर्डर रिसीव करना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोला, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि आप और आपका ऑब्जेक्टिव, वन हेड वन प्लान की बात करता है कि भैया एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का और उसी को आपको फॉलो करना चाहिए, है ना, वन लीडरशिप वन प्लान, ठीक है। सब ऑर्डिनेशन टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द कॉमन इंटरेस्ट। अब देखो क्या होता है, जब कंपनी कुछ ये करती है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है, तो उस ऑब्जेक्टिव को क्या बोल रहा है कि आप अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पहले साइड में रखिए, ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले बनाइए और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ही अपना इंटरेस्ट बना के काम करिए, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्रायोरिटी सबसे पहले देनी है। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनियल, तो रेम्यूनरेशन बोल रहा है हमेशा क्या होना चाहिए, फेयर और सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए,
इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि भाई लोग अब काम ही ना करना पाए। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, इतना सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए कि जो काम कर रहे हैं उसको क्या मिल सके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। अगर हम बात करें नेक्स्ट सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब हुआ सर, सेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए सेंटर से, है ना। क्या बोल रहा है, अथॉरिटी एट पर्टिकुलर प्लेस, सेंट्रलाइजेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटीज डिफरेंट प्लेस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन, इट इज बेस्ड ऑन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, मतलब यहां बात किया है सेंट्रलाइजेशन का। स्केलर चेन का क्या मतलब हुआ सर, स्केलर चेन का मतलब हुआ कि हाईएस्ट अथॉरिटी से लोएस्ट अथॉरिटी जब आप जाते हैं, ये देखिए क्या बोल रहा है, गैंग प्लैंक की बात होती है यहाँ पे, किसकी बात होती है, गैंग प्लैंक मतलब लेवल जंपिंग के, ठीक है। चलिए अगर बात करें ऑर्डर, ऑर्डर में क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ ऑर्डर सीक्वेंस वाला ऑर्डर का बात किया, किसका ऑर्डर बात किया है, एक ऑर्डर होता है भैया और हम आदेश दे रहे हैं उसको काम करो, एक होता है सीक्वेंस वाला ऑर्डर। तो यहां बात किया कि सीक्वेंस वाला ऑर्डर की बात किया है ना, कि सब कुछ ऑर्डर्स में होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, समझ में आया जी सर। कह रहा है इक्विटी, इक्विटी का क्या मतलब हुआ, इक्वल वर्क, है ना। इक्विटी मतलब सारे लेवल पे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी होना चाहिए। स्टेबिलिटी होना चाहिए टेन्योर ऑफ पर्सोनियल, मतलब अगर कोई काम कर रहा है और उसको पता चला कि आप अगले महीने उसको निकाल देंगे तो वो काम भी बढ़िया तरीके से नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की बात इन्होंने करी। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव अगर कुछ ले रहा है कोई तो उसको आपको क्या करना है, आपको इंप्रूवमेंट देना है, आपको क्या करना है, उसको ये आगे बढ़ाना है ना, उसकी बातों को सुनना है, इसको बोलता है इनिशिएटिव। एस्पिरिट डी कॉर्प्स यानी कि टीम स्पिरिट को भी ध्यान देना है। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट को बढ़ावा देना है ना। कोई भी और ये इनिशिएटिव है तो उसको भी एक्सेप्ट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए जी, अब अगर हम बात करें कि फेयोल ने डिफाइन किया है क्या, मैनेजमेंट के फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, है ना, कंट्रोलिंग, ये सारे। तो ये भी क्या है, 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के। देखो मैनेजमेंट के फंक्शन में सारे आ जाएंगे। और जब बात करें तो बहुत जगह क्या होता है कि अलग अलग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग करके आपका दे देता है ऑप्शन में, और वहां उस तरह से भी पढ़ने बोलता है। तो ये भी आप एक बार ध्यान रखिएगा। ये देखिए इस चार्ट को ध्यान समझिएगा। हेनरी फ्यूल जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये एब्डब्ल्यू टेलर ने ये शॉप या फ्लोर लेवल ऑफ फैक्ट्री के लिए बताया था, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है यूनिटी ऑफ कमांड, और ये इन्होंने फील ही नहीं किया कि भाई, इन्होंने बात किया फंक्शनल फॉर्मेशिप का। देखो हेनरी फ्यूल जो है उन्होंने बोला यूनिटी ऑफ कमांड की, एक आदमी को एक ही से मिलेगा ऑर्डर ना तो कंफ्यूज नहीं करेगा, वो अच्छे तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर ये इन्होंने बात किया फंक्शनल फॉर्मेशिप का, इन्होंने बोला एक आदमी को 8 आदमी से मिलना चाहिए, तब हो जाके उसका बेस्ट प्रोडक्टिविटी निकल के आएगा। हेनरी फ्यूल बोले यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल है, और ये बोले स्पेशलाइज सिचुएशन में एप्लीकेबल है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं टेलर से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स है। बेसिस क्या है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर, ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस पर है। देख लो टेलर ने अपना ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन किया तो ये दे दिया, और ये आपका हेनरी फ्यूल जो एमडी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे कोल कंपनी में, तो उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर ये रूल्स बनाए। फोकस है इंप्रूविंग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन, और ये प्रोडक्ट, और जो टेलर का जो था वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए था। ये प्रैक्टिशनर थे, ये साइंटिस्ट थे, ये जनरली थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं। चलो सेम चीजें। अब तीसरा है मैक्स वेबर, ये भी ट्रेडिशनल ही है, क्लासिकल थ्योरी के अंदर ही। मैक्स वेबर जो थे, मैक्स वेबर की बात करें तो ये ब्यूरोक्रेसी थ्योरी दिया है इन्होंने। क्या दिया, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी की बात करी है। ये मतलब इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को ज्यादा ध्यान दिया है। अब ये क्या है, क्या बोल रहे हैं, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, स्टडीड किया ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी को, थ्योरी डेवलप किया स्ट्रक्चर रिलेशन पे, है ना। इन्होंने बात किया फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टर बाय डिवीजन ऑफ लेबर, क्लियरली डिफाइंड हायरार्की, डिटेल्ड रूल्स रेगुलेशंस इन पर्सनल रिलेशनशिप। मतलब ओवरऑल बात किया है इसने आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जहां पे रूल्स रेगुलेशन ज्यादा होते हैं, है ना, हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ये सारा चीज कह रहा है। क्या कह रहा है ये, बस इसी की बात ये कह रहा है, इसके बाद और इसमें कुछ खास वैसा नहीं है। ये देखो हिज मॉडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिवीजन ऑफ लेबर, रूल्स रेगुलेशन, हायरार्की, अथॉरिटी, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, रिकॉर्ड कीपिंग, इम्पर्सनल रिलेशन, है ना। ये इनके क्या है, कैरेक्टर्स हैं। चलो अब बात करें सर, ये देखो समरी ऑफ प्रिंसिपल, साइंटिफिक और क्लासिक। तो क्लासिक मैनेजमेंट में जो तीनों का समरी है, ये देखो क्या क्या है, इसको ध्यान से समझ लेना तो काम बन जाएगा। देखो इन्होंने, टेलर ने इफेक्टिवनेस थ्रू वर्क डिजाइन, इन्होंने बोला कि वर्क डिजाइन के बेस पर काम करना है। ये बोले फ्लेक्सिबिलिटी हायरार्की होना चाहिए काम में, और वेबर बोला कि भैया ब्यूरोक्रेसी होगा तो ही काम बनेगा। इन्होंने, टेलर ने बोला कि वन बेस्ट वे टू परफॉर्म इस जॉब, हर जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक ही बेस्ट तरीका हो सकता है। फेयोल बोले नहीं, ऑर्डर बेस्ड होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्शन एंड बट सेंट्रलाइजेशन विल वेरी अकॉर्डिंग टू डिफिकल्ट। तो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स की बात की है। ऑर्डर बेस्ड होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, क्लियर अथॉरिटी स्ट्रक्चर पे, ये स्ट्रक्चर्ड वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक
ठीक है, ये बात बाद में ध्यान रखिएगा। तो मेनली जो है टेलर जो है इनको इंजीनियर्स अप्रोच कहा गया, फेयल के 14 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, और वेबर जो है वो पूरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, रूल्स रेगुलेशन की बात कर रहा है। चलिए अगर हम बात करें बिहेवियरल थ्योरीज या न्यू क्लासिकल थ्योरीज में, तो बिहेवियरल थ्योरीज या न्यू क्लासिकल थ्योरीज में दो थ्योरी है, एक है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, एक है बिहेवियरल साइंस थ्योरी। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है अप्रोच जिसकी बात किया गया है उसमें हाथोरने इफेक्ट की बात करी गई है, जिसमें सिंगल ये जजमेंट की बात करी गई कि कोई एक पर्सन जो है कैसे वर्कर्स की मोरल या वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं। तो कहता है कि जब वर्कर्स के आप मोरल को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जब वर्कर्स के मोरल को डाउन कर देंगे तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, और यही ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में भी कहा गया है। ठीक है, देखो ये हाथर ने एक्सपेरिमेंट हुआ है और इसमें 4 तरीके के एक्सपेरिमेंट हुए। एक तो एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट हुआ है, इंटरव्यू प्रोग्राम बैंक वायरिंग ग्रुप ये हुआ है। देखो अगर आपने इसको और डिटेल में समझना है तो इसमें जाइएगा, मैं इसको बहुत डिटेल में भी नहीं समझा रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लास में समझा दिया, तो वहां जाकर देखिएगा, लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। बिहेवियरल थ्योरी की बात करें तो ये पूरे ग्रुप के बिहेवियर की बात करता है, जिसमें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी आता है। जब हम इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करते हैं तो साइकोलॉजी की बात करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर ग्रुप में बात करते हैं तो सोशियोलॉजी, और एंथ्रोपोलॉजी होता है ह्यूमन बिहेवियर को इंडिविजुअल और मेंबर्स ऑफ ग्रुप दोनों की बात करता है, मतलब बोथ, है ना जी। उसके बाद बात करें हम ये आइए मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। तो भाई साहब मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी हम लोग आगे भी मोटिवेशन थ्योरी में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी हम चूंकि ये बिहेवियर थ्योरी है तो यहाँ भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर बिलोंगिंग या सोशल नीड्स, फिर सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ये 5 नीड्स की बात करा गया कि एक इंसान के पास ये जो शुरुआती नीड होता है फिजियोलॉजिकल होता है, और फिर धीरे धीरे उसकी नीड बढ़ते जाती है, और फिर वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो फाइनल नीड है उस नीड पे जाके पहुंचता है। उसके बाद एक्स वाई थ्योरी है। अब देखो एक्स और वाई थ्योरी भी मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ बस आपको इतना समझा दे रहा हूँ। एक्स थ्योरी जो है वो सारे के सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखता है, वाई थ्योरी जो है टोटल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखता है। कोई अगर वर्कर खुद ब खुद काम करना चाह रहा है तो वो वाई थ्योरी में आता है, कोई वर्कर जबरदस्ती उसको पुश करना पड़ा है किसी की वजह से काम करने के लिए तो वो एक्स थ्योरी में आता है। चलिए तीसरा है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसमें 2 थ्योरी आती है। एक तो है क्या, एक थ्योरी को सिस्टम अप्रोच बोला गया और दूसरे को कंटिजेंसी अप्रोच। ये देखो क्या बोला गया, सिस्टम अप्रोच और दूसरे को कंटिजेंसी अप्रोच। तो सिस्टम थ्योरी कहती है कि हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड अप में होता है, मतलब सिस्टम से होता है, कनेक्टेड होता है, इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होता है। और कंटिजेंसी थ्योरी क्या बोलती है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना होगा। ये एक्सेप्शन किसका है, ये एक्सेप्शन पहला का, वन बेस्ट वे टू डू अ जॉब। कौन था, सर टेलर का जो सिद्धांत था उसमें वही उन्होंने कहा था, उसी का ये एक्सेप्शन है। बोला देयर इज नो वे टू डू अ जॉब बेस्ट वे। तो भैया कोई भी एक, हर सिचुएशन का अपना अपना तरीका होता है। तो एक सिस्टम अप्रोच और एक कंटिजेंसी अप्रोच। सिस्टम थ्योरी किसने, चर्चमैन वेस्ट ने दिया, और ये देखो कंटिजेंसी थ्योरी बाय लॉरेंस एंड पॉलर से। तो कंटिजेंसी ऑल्सो इसको सिचुएशनल अप्रोच भी कहा गया है कि सिचुएशन के अनुसार से क्या करना है आपको, ये प्रैक्टिकली सिचुएशन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं थ्योरी जेड। ये तीसरा थ्योरी है थ्योरी जेड। थ्योरी जेड एक्स वाई थ्योरी का ही एक्सटेंशन है। इन्होंने विलियम ऑची जो है, डॉक्टर विलियम ऑची, उन्होंने इस थ्योरी को दिया है। ठीक है, बस इसमें कुछ खास वैसा है नहीं। इन्होंने भी मॉडर्न थ्योरी की बात कही है कि जो एम्प्लॉय लॉयलिटी की बात की, कंपनी के साथ कैसे कोई एम्प्लॉय जो है वो लॉयल रहता है ना, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट के साथ रहता है। चलो हाँ जी, चैप्टर 1 हो गया आपका कंप्लीट। कितने देर, बस आधे घंटे में चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है ना जी। चलिए अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की, तो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है भैया, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय होते हैं उसी की बात करता है वो। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात क्या होगा कि भैया जो एक स्टैब्लिश पैटर्न है ऑर्गेनाइजेशन का उसी की बात कर रहा है वो, हाँ कि ना जी सर, उसी की बात कर रहा है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन कैसा है, इसी की बात वो कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात करी जाती है, जहां एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशंस की बात हो, डिपार्टमेंट फॉर्मेशन हो, ये सारी बातें इसमें आती है। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे
characterizes the pattern of relationship among positions in the organization and among members in the organization। तो पोजीशन क्या, वही सुपीरियर से और ये और सबऑर्डिनेट क्या रिलेशन जी। चलिए फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का 10 to 5 वाला जॉब है ना, ये वाला, तो ये बात है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जब आप काम के अलावा मतलब ऑफिस जाने के अलावा बाद में 10 to 5 या 9 to 6 के जॉब के अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसको क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, गप्पे मारने के लिए, है ना, ये सब सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। चलो अगर हम बात करें फॉर्मल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, तो भैया 6-7 तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं, आइए उसके एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो सबसे पुराना स्ट्रक्चर है, जहां सुपीरियर टू जूनियर की बात होती है, मतलब टॉप टू डाउन अप्रोच की बात की गई है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्केलर, मिलिट्री, डिपार्टमेंटल या वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। ये सबसे पुराना फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। सवाल पूछा भी कई बार गया है कि सबसे पुराना फॉर्म कौन सा है, मिलिट्री वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो उसको हम लोग लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ना हमेशा सीनियर्स की बात ज्यादा चलती है। किसकी चलती है, सीनियर्स की बात ज्यादा चलती है ना जी सर। देखो क्या कह रहा है, इन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एवरी मैनेजर एक्सरसाइज डायरेक्ट अथॉरिटी ओवर हिज सबऑर्डिनेट हु इन टर्न डायरेक्टली रिपोर्ट टू देयर सुपीरियर। तो जो मैनेजर है उसके नीचे वाला जो सबऑर्डिनेट है वो डायरेक्टली सुपीरियर को अपना क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, यही बात कह रहा है। तो देयर इज ए हायरार्किकल अरेंजमेंट अथॉरिटी, इच डिपार्टमेंट सेल्फ कंटेंट होता है, वर्क इंडिपेंडेंटली करता है डिपार्टमेंट्स के हिसाब से ना। लाइंस ऑफ अथॉरिटी आर वर्टिकल, टॉप टू बॉटम होता है, ऊपर से नीचे ही सिर्फ आएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, बॉटम टू टॉप नहीं जाएगा यहाँ पे। देयर आर नो स्टाफ स्पेशलिस्ट, यहाँ कोई स्टाफ स्पेशलिस्ट नहीं होता है। चलो एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लीजिएगा। चलिए अगर हम लाइन और स्टाफ, दूसरा टाइप से लाइन और स्टाफ, लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, लाइन वाले और स्टाफ वाले दोनों होते हैं। लाइन वाला मतलब टॉप टू बॉटम वाला जो है वो काम तो करेगा ही, इसका अथॉरिटी रहेगा ही, लेकिन स्टाफ वाले सिर्फ आपको सजेशंस देने के लिए होते हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन की, अगर कोई गलती हुआ तो जिम्मा किसका, लाइन का। स्टाफ वाला क्या है, सिर्फ सजेशन देना है। जैसे आपने देखा है केबीसी, तो केबीसी वाले में क्या होता है, जब अमिताभ बच्चन वो किसी ऑडियंस पोल के बाद एक और देते हैं ना ऑप्शन जिसमें किसी अपने को बुलाना रहता है, तो देखते हैं वहां पे वो क्या कहते हैं कि सारी जिम्मेदारी खुद जो बैठा हुआ है खेलने उसका, लेकिन सामने वाला क्या है, सामने वाला उसको आंसर बताता है, देखो ये, अब उसको चुनना ना चुनना आपकी बात, मन की बात है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। ठीक उसी प्रकार लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में लाइन वाले की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, स्टाफ वाले चूंकि एक्सपीरियंस होते हैं, उनको पता होता है चीजों का, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो आपको बताते हैं कि भैया ये काम ऐसे करो तो काम बन जाएगा। ये देखो क्या लिख रहा है, कह रहा है इट इज अ combination of line and functional structure in this organization structure, the authority flow vertical line and get help staff specialist who are in advisory। स्टाफ वाले क्या होते हैं, एडवाइस देने के लिए होते हैं। when the line executives need advice information about any specific area, the staff specialist are consultant। तो जब भी लाइन वाले को किसी को जरूरत पड़ती है तो स्टाफ वाला आता है, बोलता है भाई हाँ ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होता है बस। कह रहा है स्टाफ expert provides support to the line personnel, this provide line executive to perform well। लाइन को अच्छा काम करने के लिए ये स्टाफ दिया जाता है। कह रहा है conflict often arise between the line and staff executive, the staff experts do not have the authority to make decisions, they can only expert। तो स्टाफ की अथॉरिटी को जो है, स्टाफ वाले उसको कोई अथॉरिटी नहीं होती डिसीजन लेने का, ये सारा सिर्फ जो स्टाफ वाले जो हैं वो सजेशंस दे सकते हैं। सारा डिसीजन कौन लेता है, सारा डिसीजन लाइन वाला लेता है। चलिए तीसरा जो ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है उसको बोलते हैं फंक्शनल। फंक्शंस काम के हिसाब से बंटवारा है ना, तो काम के हिसाब से अगर बंटवारा कर दिया गया है तो उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे आपका सेल्स का डिपार्टमेंट अलग है, परचेस का डिपार्टमेंट अलग है ना, आपका फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग है, और उस बेसिस पे अगर काम बांटा गया तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सिर्फ काम के बेसिस पर होता है ना। चलिए अगर हम बात करें कमिटी ऑर्गेनाइजेशन की, तो कमिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जहां कुछ लोग मिलते हैं, 20 लोग, 25 लोग, 8 लोग, 10 लोग मिलते हैं और एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। जैसे ही वो पर्पस खत्म होता है, कमेटी खत्म हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो स्टैंडिंग कमेटी, टेम्पररी कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये सब कमेटी के टाइप्स हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
अब है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग होते हैं, एक तो है फंक्शनल डिपार्टमेंट और एक होता है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। देखो जो फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है वो तो भाई अपना काम करते रहता है फंक्शंस के बेस पर, प्रोजेक्ट वाला कुछ टाइम के लिए आते हैं, उसके साथ मिलते हैं, काम कर लेते हैं। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं जब भी बात करते हैं इसका, तो एक नितिन गडकरी वाला डिपार्टमेंट है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, और एक देता हूं कि भैया जो उसके साथ मिलके जो काम करता है, कौन, जो रोड रोड बनाते हैं ना, तो उसके साथ मिलकर करता है। नितिन गडकरी वाले डिपार्टमेंट वाला काम करने नहीं आता है, नहीं, तो उसी ये हो गया कि आप मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब दोनों मिलकर काम करते हैं, ज्यादा काम जो है परमानेंट लेवल पर फंक्शनल का रहता है, प्रोजेक्ट वाला जो है वो अपना काम करता है और काम खत्म करके चला जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जैसे ही काम खत्म हुआ अपना ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट और स्ट्रक्चर, ठीक है जी सर। चलिए अगर हम बात करें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां ऐसे लोग जो काम को ऑफिशियली काम के अलावा जो बात करते हैं बाद में ना, हम लोग वो आ बहन चुगली करे वाला बात कि चुगली की चुगली करना है, उसका वो देखा आज उसका वो देखा, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत रखा गया। अब देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, फॉर्मल में क्या होता है ना कि ऑफिस वाला काम का बात होता है, ऑफिस में बात होता है, ऑफिस के बाद की बातें सब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगी, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह की बातें हो, तो ऑफिस के बाद वाली बातें जो है क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाएगी। चेस्टर्ड बार्नार्ड जो है इसके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बहुत अच्छा इन्होंने इस पे काम किया है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एन क्या है, एग्रीगेट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विदाउट एनी कॉन्शियस पर्पस, बिना किस पर्पस के इंटरपर्सनल रिलेशन बना लिया दो लोगों के बीच में, बट विच में कंट्रीब्यूट टू ज्वाइंट रिजल्ट्स, जो क्या रिजल्ट्स देता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इसमें कुछ खास वैसा है नहीं, है ना। चलो देखो इसको क्या कह रहा है, फॉर्मल ऑरिजिनेट एज ए रिजल्ट्स कंपनी रूल्स पॉलिसीज के ना, और ये जो रिजल्ट है इंटरेक्शन पीपल के वर्क के बाद जो पीपल का इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं इनफॉर्मल, और जो कंपनी के रूल्स और पॉलिसीज के अंतर्गत बातचीत होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बात ध्यान में, ये रिजिड होता है नेचर में, ये फ्लेक्सिबल होता है। मैनेजर्स लीडर होते हैं, यहाँ लीडर्स आर चूजन बाय द ग्रुप, अपने खुद 4-5 लोग बात कर रहे हैं तो ग्रुप अपना ही चुना जाता है, जो थोड़ा तेजी आता है वो बन जाता है ना। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं जब आप नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स की बात करते हैं कि एक मैनेजर के अंदर कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अवेलेबल है, उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं जिसको, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। चलिए अगर उसके बाद की बात करें तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है, ये देखिए वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, और जिसको हम लोग नैरो भी बोलते हैं, देखो ये वाइडर है, ठीक है, और एक होता है ये देखो इससे क्लियर हो जाएगा, ये देखो ये वाइड है ठीक है, और ये क्या है, ये नैरो है, मतलब जहां पे छोटा ऑर्गेनाइजेशन वहां नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, जहां बड़ा वहां पे वाइडर क्या होगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। ये देखो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, वाइडर स्पैन ऑफ, क्लोजर सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉइज और गिव सबऑर्डिनेट चांस फॉर द इंडिपेंडेंस, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अब है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये क्या दिया हुआ भैया, फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से। लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, क्वालिटीज ऑफ सबऑर्डिनेट बढ़ता है, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा होता है, ऑथोरिटी जाती है, डिलीगेशन, हम ऑथोरिटी को जैसे अगर हम बंटवारा कर दें, मान लो मैनेजर्स हैं और मैनेजर्स के बीच में एक बंदा को देख रहे कि वो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है और मेरे पास ज्यादा काम है, तो हम बोलेंगे भाई तुम इधर आओ, तुमको भी ये काम थोड़ा और करना है, तुम मेरा हाथ बटाओगे, बोलेगा सर बिल्कुल हाथ बटाएंगे, तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब मेरे पास अथॉरिटी है हम उसको क्या कर रहे हैं, डेलीगेट कर देना है, ठीक है। अवेलेबल टू सुपरवाइजर्स, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेचर ऑफ वर्क, ये सारी चीजें क्या फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे। अब ग्राइकुनस एंड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली, आप चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो उतना इंपॉर्टेंट दिल लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो तीसरा जो चैप्टर है वो है डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा क्या कह रहा है। देखिए डिलीगेशन का मतलब होता है अपनी ऑथोरिटी को शिफ्ट करना, है ना, डिलीगेट करना, नीचे भेज देना, तो शिफ्टिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पर्टिकुलर फंक्शंस, ठीक है। तो डिलीगेशन क्या है कि आप अपने काम को, आपके पास ज्यादा काम हो गया तो आप अपने काम को किसी और को सौंप दे रहे हो और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, ठीक है जी सर। तो डेलीगेशन में ना 3 एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन सा, ऑथोरिटी, सबसे पहला होता है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मतलब कह रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी कैन बी डिफाइंड पावर एंड राइट ऑफ ए पर्सन टू यूज एंड एलोकेट रिसोर्स एफिशिएंटली। तो जो भी काम आपको मिला है, जो आपके हाथ में, जो पावर में, उसको एलोकेट करना, ये वो क्या है, वो अथॉरिटी आपके हाथ में है ना। अथॉरिटी मस्ट बी वेल डिफाइंड होना चाहिए अथॉरिटी को, ठीक है। क्या कह रहा है, अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिल्कुल सही बात है।
जो सीनियर उससे फिर नीचे मतलब सीईओ, सीईओ से मैनेजर, मैनेजर से फिर नीचे जो सुपरवाइजर है, फिर उसके बाद ये। तो ऑथोरिटी हमेशा टॉप टू बॉटम आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये क्या होगा सर, ये भी टॉप टू बॉटम जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। मतलब अथॉरिटी है तो अथॉरिटी वाले, अथॉरिटी जिसको मिला है वो क्या करेगा, अपनी अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिवाइड कर देगा, मतलब किसी और को दे देगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई तुम काम करो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है पर्सन को क्या कर लेना, आपको ड्यूटी अपना समझ लेना, ठीक है। और जो अपना ड्यूटी समझेगा वो अकाउंटेबिलिटी भी उसके साथ होगी। जैसे मैं अथॉरिटी आपको पढ़ा रहा हूं, आपको मैंने बोला कि भैया ये चीज करके जाना एग्जाम में, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको करके जाओ। और अगर आपने उस चीज को नहीं किया और एग्जाम में फेल हो गए तो भैया आपकी ही अकाउंटेबिलिटी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फ्लो बॉटम टू टॉप करता है, नीचे से ऊपर जाता है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइन्ड टू ह्यूमन बींग्स ओनली, किसी इंसान को ही आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप होता है, बात समझ में आया। रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस और टारगेट, जो फंक्शंस टारगेट या गोल्स में ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म ड्यूटी असाइन, ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर आपको ऑब्लिगेशन हो जाता है एक सबऑर्डिनेट का कि आपको वो काम करना ही है जब आपको आपके सीनियर ने बताया है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिराइव ऑफ अथॉरिटी, अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे, अथॉरिटी से ही आता है। अथॉरिटी वो जो वाला जो पर्सन है वही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑब्सोल्यूट और कैन नॉट बी डिलीगेट, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीगेट नहीं किया जा सकता है ना, डिलीगेट सिर्फ अथॉरिटी हो सकता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। द पर्सन हु एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अकाउंटेबल फॉर हिज परफॉर्मेंस, ये बात बिल्कुल सही है कि जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है वही इंसान क्या होगा, अकाउंटेबल होगा। जैसे मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला, पढ़े नहीं तो आप ही अकाउंटेबल हो, आप जिम्मेवार हो, मैं तो जिम्मेवार नहीं हूं। कह रहा है अकाउंटेबिलिटी क्या है, गिविंग एक्सप्लेनेशन फॉर एनी वेरिएंस इन एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस सेट, तो वही बोल रहा है जो आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि भैया आपने ये काम क्यों नहीं किया, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की अकाउंटेबिलिटी भी, ठीक है। चलिए, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डिलीगेटेड, इसको डिलीगेट नहीं किया जा सकता, ठीक है भाई साहब। मैंने आपको बोला कि बच्चा पढ़ के आना, आप पढ़े नहीं, मतलब आप भी किसी को क्या कहोगे, अरे मेरे बदले में तुम पढ़ देना और तुम एग्जाम दे देना, ऐसा तो नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो इसी को बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, हम कभी भी डिलीगेट नहीं कर सकते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज मोस्ट अकाउंटेबल, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी एस्केप, बोल रहा है अकाउंटेबिलिटी कभी भी भागा नहीं जा सकता उसके से, अकाउंटेबिलिटी से। आपको पढ़ने बोला गया, आप पढ़ो, भागो मत, भागोगे तो क्या जाएगा, आप खुद ही फेल करोगे, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, कह रहा फॉर अचीविंग डेलीगेशन ए मैनेजर हैज टू वर्क इन ए सिस्टम हैज टू परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप्स। अब देखो एक बात और ध्यान समझो कि जब भी डेलीगेशन की बात होती है ना, कि जब हमको डेलीगेट करना होता है कोई चीज, तो हमको ये बात ध्यान में रखना होता है कि हमको किसको देना है। अगर आप कोई ऐसा बंदा को ढूंढ लिए जो काम कर ही नहीं पाएगा तो फिर क्या फायदा उसको देने का। तो इसीलिए कुछ बोल रहा है कि एक मैनेजर को अपने सिस्टम में रखकर उसको कुछ फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट करना होता है टास्क और ड्यूटी का, भैया कि टास्क और ड्यूटी ये है, उसके बाद उसको अथॉरिटी ग्रांट करनी होती है और फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये देखें, इसको समझिए क्या कह रहा है। ऑथोरिटी क्या है, इट मींस राइट टू टेक डिसीजंस एंड कमांड सबऑर्डिनेट्स, मतलब ऑथोरिटी का क्या मतलब हुआ कि भैया हमको डिसीजन लेने का राइट है और कमांड करने का क्या, सबऑर्डिनेट को। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एंड असाइन टास्क, जो टास्क तुमको मिला उसको परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इट मींस बीइंग आंसरेबल इन द फाइनल आउटकम, बोल रहा है भाई साहब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया ना उसी का फाइनल आउटकम तुम क्या हुआ, आंसर मतलब किया या नहीं किया, उसका आंसर देने के लिए तुम ही जिम्मेदार है। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर क्या जा रहा है, अथॉरिटी, और ये अकाउंटेबिलिटी भी ऐसा है जो कभी भी आप इससे एस्केप नहीं कर सकते हैं। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम जंप पोजीशन टू द इन द स्केलर चेन, अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी, अथॉरिटी से आता है, अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके तो अकाउंटेबिलिटी खुद ब खुद आ जाएगी। डेलीगेट, इसको डेलीगेट किया जा सकता है, इसको डेलीगेट नहीं किया जा सकता, और इसको भी डेलीगेट नहीं किया जा सकता। देखो, ये फ्लो करता है डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के पास जाता है, और ये अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर जाता है, किससे जाता है, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको दिया, तुम कंप्लीट करोगे ना जिस तरह से, और ये भी अपवर्ड टू अपवर्ड जाता है, किससे, फॉर नीचे से ऊपर जाता है, इसको बोलते हैं अपवर्ड जाना। तो ये भी सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर के पास ही जाता है, बात ध्यान में रखिएगा। अब है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए, सेंट्रलाइजेशन वहां होता है ना जहां शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। अब मान लो मेरे पास 20 एम्प्लॉइज हैं,
तो उसके लिए क्या मैं उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट मैं ही 20 एम्प्लॉइज को देख लूंगा। लेकिन अगर मेरे पास 2000 एम्प्लॉइज हैं तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, हमको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड बनाने पड़ेंगे। फिर वो हेड क्या करेगा, वो हेड सारे लोगों को देखेगा और फिर उससे जो इंपॉर्टेंट चीज होगी मैं जान लूंगा। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करता है किस पे, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ पे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है, आइए मैं आपको इससे समझाता हूं। ये देखिए सेंट्रलाइजेशन में क्या है, ये सेंटर में एक बंदा बैठा हुआ है और सबको देख रहा है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, एक बंदा सेंट्रल में है, यहां पे इसका सबका हेड बना दिया। अब ये जो सेंटर में बंदा बैठा हुआ है वो सारे हेड से बात कर रहा है, बाकी ये हेड जो है इन सबको देख रहा है अलग अलग, है ना। इसको बोलते हैं जैसे देखो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसके लिए, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये देखिए आइए इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। सेंट्रलाइजेशन कह रहा मोर अप्रोप्रिएट होता है इन स्टेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, अगर कोई स्टेबल इन्वायरमेंट कंडीशन है उसके लिए मोर अप्रोप्रिएट है। कह रहा है द इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स और अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। लोअर लेवल मैनेजर्स आर नॉट वेरी कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस्ड एनफ टू टेक डिसीजंस, ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन बात करें तो सारा डिसीजन कौन लेगा, जो मेन है, कम लोग हैं तो हेड जो होगा वो डिसीजन लेगा। लेकिन अगर लोअर यहाँ पे बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की तो यहाँ लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो भी डिसीजन लेने लायक होते हैं और वो छोटा मोटा डिसीजन क्या कहते हैं वो खुद ले लेते हैं। यहाँ देखो लोअर लेवल मैनेजर्स आर नॉट पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड, यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं क्योंकि सारा डिसीजन मेकिंग कौन लेता है, सर हेड लेता है। लेकिन यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजर्स भी अपना डिसीजन देने को लिए इच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज पैटर्न होता है, तो फिर भाई साहब छोटा मोटा डिसीजन ये ले सकते हैं। ठीक है, क्या टू रन ए बिग ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली सेंट्रलाइज्ड is required and to if the organization is multi-located one branches at different geographical location greater amount of decentralization required। देखो यहाँ पे एक्चुअली दोनों में कंपैरिजन कर दिया, बिग ऑर्गेनाइजेशन जरूर लिख दिया है। तो एक तो बिग ऑर्गेनाइजेशन हो गया कि सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो भी सेंट्रलाइजेशन चल सकता है। अगर मल्टीपल जगह पे ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या चाहिए, तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए। और अगर आप इसको एक और एस्पेक्ट से देखोगे तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन कर लीजिए, और अगर बहुत सारा ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो आप क्या कर लीजिए, तो आप कर लीजिए डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ये पहला बिग इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे क्योंकि इसने एक ही ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर किया और यहाँ मल्टीपल जगह पे कंसीडर कर लिया। ठीक है, चलो ये देखो टॉल एंड फ्लैट, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं और टॉल को बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड को। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सेम चीज, इसमें कुछ खास नहीं है। अब आ जाओ मोटिवेशन थ्योरीज पे, ये है मजेदार चीज। क्या है, मोटिवेशन थ्योरीज। अब देखो मोटिवेशन क्या, स्टेट ऑफ माइंड है, एनर्जी है ना, एंथुसियाज्म है। ठीक है, विच ड्राइव्स ए पर्सन टू वर्क इन अ सर्टेन वे, एक सर्टेन वे में काम करने के बाद। अगर मोटिवेशन की हम बात करें तो क्या है, क्या है मोटिवेशन, क्या मिलता है, काम करने का एनर्जी, है ना, इसी को तो मोटिवेशन बोलते हैं। मोटिवेशन है क्या यार, बेसिकली आप कोई भी काम को सही तरीके से करना, है ना, फुल ऑफ एनर्जी के साथ करना, ये मोटिवेशन। ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को मोटिवेशन की तरह बोला है। आइए उसकी चर्चा हम इसमें करते हैं। देखो मोटिवेशन थ्योरीज में दो तरह की थ्योरीज की बात करिए, कंटेंट थ्योरीज और प्रोसेस थ्योरीज। कंटेंट थ्योरीज की अगर हम बात करें तो चार थ्योरीज है, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन थ्योरी, है ना, और मैकलेंड्स पाथ थ्योरी, अल्फर सर्च थ्योरी। और प्रोसेस थ्योरी की बात करें तो विलियम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एडम्स इक्विटी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी और रीइंफोर्समेंट थ्योरी। आ जाओ शुरू करते हैं कंटेंट बेस्ड थ्योरी से। कह रहा दीज थ्योरी आर कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग पीपल नीड्स एंड देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड द गोल दे परस्यू इन देयर ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो देखो कंटेंट बेस्ड थ्योरी जो है उसको नीड बेस्ड थ्योरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पीपल जो है, इंसान जो है, आइडेंटिफाई करते हैं अपनी नीड को और उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं। अगर नीड को सेटिस्फेक्शन मिल गया तो फिर इसको क्या बोला, कंटेंट बेस्ड थ्योरी। आ जाओ अगर मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी की हम बात करें तो 5 थ्योरीज यहाँ पे बात किया गया, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंग नीड्स, सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 आपका स्टेजेस है नीड का। सबसे पहला वाला जो नीड होता है वो सबसे बेसिक नीड होता है जिसको हम लोग आपको रोटी कपड़ा और मकान वाला नीड भी कहते हैं। उसके बाद सबसे ये रोटी कपड़ा मकान आता है तो फिर हम थोड़ा सेफ्टी में जाते हैं, फिर हम सोशलाइज होते हैं, फिर सेल्फ स्टीम पे जाते हैं और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, मतलब अपना जो मैक्सिमम डिजायर होता है हम वहां पहुंच जाते हैं। चलिए ये सेम चीज है, वही चीज। अब है हर्ट्जबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी। ये क्या कह रहा है इसको ध्यान में रखिएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं
हजबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी क्या कहता है, यहां से आइए, इससे पढ़िए क्या कह रहा है। देखिएगा, हजबर्ग टू फैक्टर थ्योरी कहता है कि कोई भी काम को करने का दो फैक्टर है, ठीक है, और दो तरीके से, क्या क्या सर, हाइजीन फैक्टर है, एक मोटिवेशनल फैक्टर है। अगर बात करें मोटिवेशनल फैक्टर का, तो भैया आप काम कर, जब वो काम कर रहा है तो उसको मोटिवेशन फैक्टर मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, बहुत मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हाइजीन फैक्टर की बात करें, अगर हाइजीन फैक्टर नहीं मिलेगा तो कोई भी इंप्लॉय काम नहीं करेगा, क्योंकि हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसके बिना इंप्लॉय नहीं रह सकता। जैसे सैलरी, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपको सैलरी नहीं मिलेगा, आप काम कर पाओगे नहीं सर, तो दैट इज कॉल्ड हाइजीन फैक्टर। ये एक बात याद रखिएगा, ऐसा फैक्टर जिसके बिना आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते उसको हाइजीन फैक्टर, और ऐसा फैक्टर जिसके बिना आपका काम चल सकता है, मिले तो भी ठीक नहीं मिले तो भी ठीक, तो उसको बोलते हैं मोटिवेशनल फैक्टर। ये बात ध्यान में रखिएगा। और हर्जबर्ग ने इसी दो फैक्टर की बात करी है। देखो, ये जॉब सेटिस्फेक्शन, अगर ये फैक्टर मिलेगा तो जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, और अगर ये फैक्टर नहीं मिला तो इसको क्या होगा, जॉब डिससेटिस्फेक्शन होगा। मतलब हाइजीन फैक्टर सबसे ज्यादा जरूरी है। मोटिवेशन फैक्टर मिला तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिला तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपको हाइजीन फैक्टर नहीं मिला, मान लो वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं मिला, कोवर्कर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं लगा, पॉलिसी अच्छा नहीं, सैलरी वेजेस आपको नहीं मिले, तो आप क्या, आप काम नहीं करना चाहोगे, यहाँ आपको डिससेटिस्फेक्शन फील होगा, है ना। ये देखो, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद है मैकलन थ्योरी ऑफ नीड्स। मैकलन थ्योरी ऑफ नीड्स में क्या बात करी है इसने, तीन की बात करी है, इसको पा थ्योरी भी बोलते हैं, पावर, एफिलिएशन एंड अचीवमेंट, ठीक है। नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट और नीड फॉर एफिलिएशन, ये तीन चीजों की बात इन्होंने करी है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है, उसके बाद है अल्डफर्स अर्थ थ्योरी। देखो, अल्डफर्स की अर्थ थ्योरी बोलते हैं एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। ये मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को चुराकर इसने थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा तड़का लगा दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ, इसी ये क्या है, देखो इसको, एग्जिस्टेंस क्या होता है, मास्लो का सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल नीड्स को ले इन्होंने बना दिया एग्जिस्टेंस नीड। मास्लो का सोशल और एक्सटर्नल सेल्फ स्टीम नीड्स को इन्होंने बना दिया रिलेटेडनेस नीड्स, और ग्रोथ नीड्स ने इन्होंने बोला सेल्फ स्टीम का जो है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नीड, ये दोनों ले लिया तो ग्रोथ नीड बन गया। तो इसमें ये क्या है, चोर है एक्चुअली, मास्लो की नीड की थ्योरी से इन्होंने चोरी करी है। अगर हम बात करें मैकग्रेगर एक्स वाई थ्योरी की, तो मैकग्रेगर एक्स वाई थ्योरी जो है वो एक्स थ्योरी पूरा का पूरा नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दर्शाता है, और वाई थ्योरी को जो है पूरा का पूरा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को दर्शाता है। आओ देखो क्या कह रहा है, मैनेजर्स हु एक्सेप्ट दिस थ्योरी बिलीव दैट इफ यू फील दैट योर टीम मेंबर डिसलाइक देयर वर्क, हैव लिटिल मोटिवेशन, नीड टू बी वॉच्ड एवरी मिनट एंड इनकैपेबल ऑफ बीइंग अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क। तो वही कह रहा है कि अगर मैनेजर आपको काम करते हुए देख रहा है और आप फील कर रहे हैं कि भैया काम नहीं करना चाहिए, डिसलाइक कर रहे हैं, मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजर को हमेशा उसको देखते रहना पड़ेगा, वो अपने से काम नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं थ्योरी एक्स। और अगर थ्योरी वाई की बात करें तो मैनेजर्स को कुछ नहीं करने की जरूरत है, वो लोग खुद आएंगे, खुद काम करेगा, प्राइड लेगा, अपना काम को अपने अपने हिसाब से करेगा, वो जल्दी से जल्दी मैक्सिमम चैलेंज लेगा, है ना, उसको बोलते हैं क्या, थ्योरी वाई। ये देखो क्या बोला, तो एक्स थ्योरी में वर्कर्स आर मोटिवेटेड बाय मनी, पैसे कैसे मोटिवेटेड रहेंगे, पैसा नहीं मिलेगा इसको मोटिवेशन नहीं रहेगा। और थ्योरी वाई में वर्कर्स में हैव मेनी डिफरेंट नीड्स विच मोटिवेट देम, उसको मोटिवेट करेगा। यहाँ वर्कर्स लेजी और डिसलाइक करेंगे काम को, यहाँ वर्कर्स एंजॉय करेंगे काम को। वर्कर्स सेल्फिश होगा यहाँ पे, यहाँ मोटिवेटेड हमेशा रहेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। वर्कर्स को यहाँ कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे मैनेजमेंट शुड क्रिएट ए सिचुएशन वेयर वर्कर्स कैन शो क्रिएटिविटी, यहाँ क्रिएटिविटी और नॉलेज दोनों वर्कर्स दिखा सकता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। सेम चीज है, इसमें भी कोई ज्यादा नहीं। अब चलते हैं प्रोसेस थ्योरी में, कह रहा है दिस थ्योरी कंसर्न विद द मोर हाउ बिहेवियर इज इनिशिएटेड। तो जो प्रोसेस थ्योरी है वो बिहेवियर कैसे इनिशिएट करना है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है रिलेशनशिप को, है ना, इसकी बात करी गई है कि कैसे हमारा मोटिवेशन जनरेट होगा। अब देखो, रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बात करें तो ये एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंट इनटू वैलेंस को अगर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन। और एक्सपेक्टेंसी डिनोट करता है एफर्ट्स को, इंस्ट्रूमेंट डिनोट करता है परफॉर्मेंस को, और वैलेंस डिनोट करता है आउटकम को। तो इसका मतलब है कि एफर्ट को हम पहले एफर्ट करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, और फिर उसका आउटकम देखेंगे, उस बेस पर हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। बात समझ में आई जी सर। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, देखिए वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंट, है ना, ये सारे। अब एडम्स इक्विटी थ्योरी, एडम्स इक्विटी बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब कि जितना आप काम करोगे उतना आपको मिलना चाहिए, जितना आप काम नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, है ना। ये देखो, इनपुट अगर आपका अच्छा रहा तो आउटपुट भी अच्छा मिलेगा, अगर इनपुट खराब रहा तो आउटपुट भी खराब मिलेगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है इक्वल पे फॉर
इक्वल वर्क। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हेन आई पुट इनटू माय जॉब व्हेन आई गेट माय जॉब पे बोनस, टाइम एफर्ट लगाएंगे तो पे हम बोनस मिलेगा, पे मिलेगा, है ना, ये सारा चीज ध्यान रखिएगा। तो इनपुट जितना अच्छा आउटपुट उतना अच्छा, इनपुट खराब आउटपुट खराब। चलिए ये देखो, बैलेंस इम्बैलेंस रिवॉर्ड्स, मतलब इनइक्विटेबल रिवॉर्ड्स डिससेटिस्फैक्शन देगा, इक्विटेबल रिवॉर्ड्स कंटिन्यूएशन ऑफ सेम लेवल ऑफ आउटपुट और मोर देन इक्विटेबल हार्डर वर्क। अगर आप हार्डर वर्क, तो यही बात कर रहा है, देख रहे हो, इक्विटी की बात कर रहा है, इक्वल रिवॉर्ड्स का, है ना, इसी की बात कर रहा था मैं। चलिए उसके बाद है पोर्टर लॉलर मोटिवेशन। पोर्टर लॉलर मोटिवेशन कहता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स की बात, किसकी बात कर रहा है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स की बात कर रहा है। इसको ध्यान से देखिएगा, अगर आप एफर्ट देंगे तो एफर्ट के बेस पर परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक होगा, और उस बेस पर आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन। तो एफर्ट, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड्स और सेटिस्फैक्शन की बात पोर्टर लॉलर मॉडल करता है। चलिए इसके अलावा क्या करें, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्या कहती है, ये बात ध्यान में समझिए कि अगर आप काम अच्छा करेंगे तो आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा, मतलब कैरेट मिलेगा अच्छा, और अगर आप काम अच्छे से नहीं करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुछ नहीं। अब थ्योरी जेड, थ्योरी जेड की अगर हम बात करें तो ये टीम वर्क, ट्रेनिंग, एक्सटेंसिव कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा की बात करता है। ये मतलब एक्चुअली एक्स वाई थ्योरी का जो है क्या है, एक्सटेंशन वर्जन है, ये भी मैनेजमेंट लीडरशिप थ्योरी के अंदर आता है। चलो अब आ जाते हैं लीडरशिप थ्योरी पे। मोटिवेशन थ्योरी क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। अच्छा चल, अब है लीडरशिप थ्योरी। लीडरशिप थ्योरी की अगर हम बात करें तो देखो इतना सारा थ्योरी, क्या है थ्योरी ऑफ लीडरशिप का, देखो यहाँ पे भी क्या है ना, लीडरशिप थ्योरी को डिस्क्राइब किया गया कि व्हाई सर्टेन इंडिविजुअल जो है वो लीडर बनता है, क्यों एक जो एक पर्सन इंसान है, एक नॉर्मल इंसान लीडर कैसे बनता है। तो ग्रेटमैन थ्योरी, महान महान लोग, है ना, उसको बोला गया। ट्रेड थ्योरी, जो जिसको जिसमें गुण हो, जिसमें नेता बनने का गुण हो, उसको बोलते हैं क्या, ट्रेड थ्योरी बोला गया। बिहेवियरल थ्योरी, ये इन्होंने बात करी ह्यूमन रिलेशन की, है ना। उसके बाद कंटिजेंसी थ्योरी और करिस्मेटिक थ्योरी, ट्रांजैक्शनल लीडर थ्योरी और ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। तो आइए हम एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर ग्रेटमैन थ्योरी की बात करें तो ग्रेटमैन थ्योरी कौन सा थ्योरी है, ग्रेटमैन थ्योरी मतलब कहता है कि लीडर यहाँ बोर्न होते हैं, बनाए नहीं जाते, लीडर्स आर बोर्न। जो महान लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो जन्म से होते हैं। ग्रेटमैन थ्योरी जैसे गांधी, लिंकन, नेपोलियन, जो लोग हैं ना, इसको ग्रेटमैन थ्योरी कहा गया। क्या कहा गया कि ये सब पहले से जन्म से बने ये होते हैं। और ट्रेड थ्योरी क्या बोला, ये तो किसकी तरह है, ये ग्रेटमैन थ्योरी की तरह है, इन्होंने भी इसको थॉमस कार्लाइल ने दिया था, ये भी वही है। ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या कहता है, थ्योरी दैट कंसीडर पर्सनल क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर्स। तो उनकी पर्सनल क्वालिटीज के गुण के आधार पर उन क्या होते हैं, लीडर्स बन जाते हैं, है ना। ये बात ध्यान रहे, ये ट्रेड थ्योरी एज्यूम्स दैट लीडर्स आर बोर्न, ये भी क्या एज्यूम करता है कि लीडर्स जन्म से ही बना होता है, बस इतना याद रखना है। अब आ जाओ मेन थ्योरी में, बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी की अगर हम बात करें तो किस पे रहता है कि लीडर्स बनाए जाते हैं, क्या बोलते हैं, लीडर्स आर मेड नॉट बोर्न। देखो ऊपर वाले दोनों थ्योरी क्या बोल रहा था कि लीडर्स बोर्न होते हैं, मेड नहीं होते हैं, मतलब बने, आपका जन्म से लीडर्स बने होते हैं, बनाए नहीं जाते। और यहां बोलता है लीडर्स बनाए जाते हैं, जन्म से लीडर नहीं होते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आया जी सर। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो देखो अगर बिहेवियरल स्टडीज की बात करें तो तीन तरीके की लीडरशिप थ्योरी की बात करी गई है। कौन कौन सा, पहले लीडरशिप स्टाइल के बेस पर, उसके बाद लीडरशिप डायमेंशन के बेस पर और लीडरशिप ग्रिड के बेस पर। तो हम सबसे पहले अगर बात करें लीडरशिप स्टाइल की तो तीन तरीके की लीडरशिप की बात करी गई है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप और किसकी बात करी गई है सर, और बात करी गई है आपका लेजर फेयर की, है ना। ऑटोक्रेटिक वाले जो हैं वो क्वांटिटी में बिलीव करते हैं, डेमोक्रेटिक वाले क्वालिटी में बिलीव करते हैं, और लेजर फेयर वाले कहीं बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात देखो क्या कह रहा है, ऑल्सो एन ऑथोरिटेरियन लीडरशिप, और इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। और लेजर फेयर को डेलीगेटिव लीडरशिप कहा जाता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद बात करें तो इसमें ना यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में रिसर्च हुआ था 1930 में, ठीक है ना। बिहेवियरल थ्योरी बिकेम पॉपुलर, इसको कुर्ट लेविन ने पॉपुलर किया था, और यहां भी इन्होंने बात करी ऑटोक्रेटिक और
डेमोक्रेटिक लीडरशिप की। तो उन्होंने कहा द ऑटोक्रेटिक लीडर मेक्स द डिसीजन, टेल एम्प्लॉइज एंड व्हाट टू डू एंड क्लोजली सुपरवाइज वर्कर्स। तो ऑटोक्रेटिक लीडर क्या करते हैं, डिसीजन आप लेते हैं और एम्प्लॉइज को बताते हैं कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है। और डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं वो कुछ नहीं बताते, वो खुद पे उन पे छोड़ देते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या बोल रहे हैं, पार्टिसिपेशन लेने देते हैं उनको डिसीजंस में, है ना। तो ये बात है, ऑटोक्रेटिक सारा डिसीजन खुद लेंगे और बताएंगे, डेमोक्रेटिक वाले जो है उसको पार्टिसिपेट करेंगे, क्रिएटिविटी को सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे आओ मिलकर डिसीजन लेते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब स्टडी बेस्ड ऑन लीडरशिप डायमेंशन, लीडरशिप डायमेंशन की बात करें तो इसमें ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी और मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन दोनों से पूछा जाता है। ओहियो स्टेट में और मिशिगन स्टेट वाला क्या स्ट्रक्चर की बात करें, ये देखो, अगर ओहियो स्टेट स्टडीज की बात करें तो ये दो चीज की बात करता है, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर और कंसिडरेशन बिहेवियर का। ये बात ध्यान में रखिएगा, यही दोनों की बात करता है, इसके ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर और मिशिगन स्टडीज की बात करें तो ये जॉब सेंटर्ड एम्प्लॉय सेंटर्ड की बात करता है। किसकी बात करता है, जॉब सेंटर बिहेवियर और एम्प्लॉय सेंटर बिहेवियर। जॉब सेंटर को टास्क सेंटर भी कह सकते हैं आप, टास्क सेंटर बिहेवियर और एम्प्लॉय सेंटर बिहेवियर, बस इतना ही याद रखना है। चलिए अब आइए स्टडी बेस्ड ऑन लीडरशिप स्टाइल। अब देखो लीडरशिप स्टाइल के बेस पर जो है सबसे पहला मॉडल है ब्लैक और मोंटे मॉडल, ब्लैक और मोंटो मैनेजरियल ग्रिड बोलते हैं इसको, है ना। तो इन्होंने ये दो तरीके से बात करता है, किसकी किसकी बात करता है मैं आपको थोड़ा दिखाऊं, नीचे आ जाओ, इस पे देखो। ये सबसे पहले कंसर्न किसकी बात करता है, पीपल और टास्क का, है ना। कंसर्न किसकी बात करता है, पीपल और टास्क का, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले देखो पीपल और टास्क, टास्क को यहाँ प्रोडक्शन भी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, टास्क को यहाँ प्रोडक्शन कहता है, पीपल और प्रोडक्शन की बात है ना। चलो अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, मार्क्स, इन्होंने नंबर देके जज किया। बोला भाई साहब कोई इंसान कैसे काम करेगा, कैसे कैसे लीडर होगा, हम नंबर से जज करेंगे। तो क्या बोला कि अगर वो मिनिमम एफर्ट लगाएगा, ठीक है, किसके लिए, आपका मैनेजमेंट के लिए भी और टास्क में प्रोडक्शन भी के लिए भी, पीपल के लिए भी, दोनों के लिए मिनिमम नंबर रहेगा तो उसको हम लोग इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट बोलेंगे। और अगर वो पीपल के लिए कंसर्न उसका ज्यादा रहेगा और प्रोडक्शन के लिए कम रहेगा तो हम उसको कंट्री क्लब बोलेंगे। अगर पीपल के लिए कम रहेगा और प्रोडक्शन के लिए ज्यादा रहेगा तो उसको टास्क मैनेजमेंट कहेंगे। और टीम मैनेजमेंट में अगर दोनों के लिए कंसर्न ज्यादा रहेगा, सॉरी, तो उसको हम टीम मैनेजमेंट बोलेंगे। और मिडिल ऑफ द रोड बोला जाता है जब आप बीच में हो, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर लिकट मैनेजमेंट, उसके बाद है लिकट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर लिकट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो ये 4 सिस्टम की बात करता है। आइए देखते हैं कौन कौन सा। एक्सप्लोरेटिव बिहेवियर जिसको ऑथोरिटेटिव बोलते हैं, बेनेवोलेंट, ऑथोरिटेटिव, कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव, ये 4 बिहेवियर की बात करता है। देखो अगर हम बात करें किसकी किसकी तो एक्सप्लोरेटिव, बेनेवोलेंट, कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव, ये 4 बिहेवियर की बात करता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद है कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप की बात करें तो फेडरल कंटीजेंसी मॉडल, फेडरल कंटीजेंसी मॉडल किसकी बात करता है, टास्क ओरिएंटेड लीडर्स, लो एलपीसी और हाई एलपीसी की। किसकी बात करता है, टीआरपी, ये टीआरपी की बात करता होगा, टास्क रिलेशनशिप और पावर। किसकी बात करता है, टीआरपी, टास्क रिलेशनशिप और पावर। और इसके साथ साथ ये बात करता है लो एलपीसी और हाई एलपीसी की। किसकी बात करता है, लो एलपीसी और हाई एलपीसी। ये देखो ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये देखो जब पुअर से गुड हो परफॉर्मेंस तो ये देखो लो एलपीसी किसके लिए है, टास्क ओरिएंटेड के लिए, लो एलपीसी जो है टास्क ओरिएंटेड के लिए और हाई एलपीसी रिलेशनशिप ओरिएंटेड के लिए। अगर लीडर मेंबर्स, ये किसकी बात कर रहा है कैटेगरी की, लीडर मेंबर रिलेशंस, मतलब टास्क और लीडर पावर पोजीशन, टीआरपी, देखो टास्क रिलेशंस और पावर की बात कर रहा है ना, जी सर। और अगर ये परफॉर्मेंस की बात करें तो लो एलपीसी रिलेशनशिप ओरिएंटेड और हाई एलपीसी टास्क ओरिएंटेड होता है। यही बात इसमें ध्यान रखना, इससे ज्यादा पूछा जाएगा ही नहीं। हर्से और ब्लैंचार्ड सिचुएशनल थ्योरी, हर्से और ब्लैंचार्ड सिचुएशनल थ्योरी बोलता है टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग। टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग में क्या और किसकी बात करता है, टास्क बिहेवियर और रिलेशनशिप बिहेवियर। ये भी टास्क और रिलेशनशिप की बात करता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, टास्क और रिलेशनशिप में, ये देखो ये टास्क है, ये रिलेशनशिप है। मैं इसको लिख दूं क्या थोड़ा अच्छे तरीके से, ये देखो यहां पे आपको दिख जाएगा। अगर बात करें सबसे पहले टेलिंग, तो चलो नीचे से चलते हैं, है ना। सबसे पहले टेलिंग, हाई टास्क और लो रिलेशनशिप की बात करेगा तो टेलिंग, ये बात ध्यान रखिएगा, क्या करेगा, हाई टास्क लो रिलेशनशिप की बात। अगर हम बात, नीचे और भी है क्या, नहीं, हाउस पाथ बोलती रही, टेलिंग स्टाइल, सेलिंग वाला बोलेगा हाई टास्क और हाई रिलेशनशिप। किसकी बात करेगा, हाई टास्क और हाई रिलेशनशिप। पार्टिसिपेटिंग, लो टास्क हाई रिलेशनशिप और डेलीगेटिंग होगा लो और लो। ये देखो टेलिंग, टेलिंग में किसकी बात करना है, हाई लो, टास्क और रिलेशनशिप में टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग, याद रखिएगा टीएसपीडी। टीएसपीडी में टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग, टास्क हाई और रिलेशनशिप लो।
फिर पार्टिसिपेटिंग में सॉरी टेलिंग के बाद सेलिंग में हाई हाई, पार्टिसिपेटिंग में लो हाई और डेलीगेटिंग में लो लो। ठीक है, टास्क और रिलेशनशिप के बाद बस ऐसे याद करना है, इसी तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। चलिए अगर हम बात करें हाउस पाथ गोल थ्योरी में, तो इन्होंने ये बात करता है कि इसका डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव और अचीवमेंट, ये चार इन्होंने बात किया। रॉबर्ट पोप हाउस पाथ गोल थ्योरी इसको कहा गया है, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव और क्या, एक अचीवमेंट। चलिए उसके बाद है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की अगर हम बात करें तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में ट्रांजैक्शन की बात करी गई है। किसकी बात करी है? ट्रांजैक्शन की। भैया एक हाथ से तुमको बताएगा, दूसरा हाथ से आप ये आपका एक्सेप्ट भी कर लेगा, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। मतलब आपसे पैसा भी लेगा और तब सिखाएगा, ऐसा वाला। It emphasizes result stay within the existing structure of an organization, measure success according to organization system rewards। ठीक है, क्या कह रहा है देखिएगा। ट्रांजैक्शनल लिबर्टी, पीपुल आर मोटिवेटेड बाय रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। किससे आपका ये मोटिवेटेड रहते हैं? रिवॉर्ड और पनिशमेंट से। अगर आपको अच्छा काम करोगे रिवॉर्ड, नहीं तो फिर पनिशमेंट। ट्रांसफॉर्मेशनल, ये तो उसको बोलते हैं करिश्मा लीडर, जो सबसे बड़ा करिश्मा है जिसको लोग फॉलो करते हैं, है ना, उसको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के अंतर्गत रखा गया है। ये देखो ट्रांजैक्शनल, ये रूटीन चेंजेस करेंगे, ये मेजर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशनल से इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगा, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आएगा। ये रिवॉर्ड बेस्ड होते हैं, ये इंस्पिरेशन और मोटिवेशन होते हैं। ये प्लानिंग और बजट के साथ और विजन डायरेक्शन होता है। मोटिवेशन बाय सेल्फ इंटरेस्ट, मोटिवेशन बाय विजन। शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए हाँ, अब उसके बाद क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? कॉर्पोरेट और गवर्नेंस मतलब कॉर्पोरेट का गवर्नेंस कैसे होता है, इसकी बात यहाँ करी गई कि कोई भी बिजनेस है उसको चलाते कैसे, उसका गवर्नेंस कैसे करते हैं। क्या द वर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज यूज्ड फॉर रिलेटिंग टू अ बिजनेस, स्पेशली लार्ज बिजनेस। देखो अब ऐसा नहीं कि छोटा मोटा दुकान खोल के बैठ गया उसको बोले कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो होते हैं ना, उसकी गवर्नेंस की बात करी जाती है। गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इंप्लीमेंटिंग दोज डिसीजंस। So the corporate governance is the mechanism, process, relation by which corporations are controlled। तो गवर्नेंस डिसीजन क्या है? सॉरी अरे यार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है कि बिजनेस में जो गवर्नेंस है, जो उनका चलाने का तरीका वो कैसे होता है, इसकी बात यहाँ करी गई है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रिंसिपल क्या है? ऑनेस्टी होना चाहिए, रेजिलेंस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस और ट्रांसपेरेंसी। ये चार चीजें रहेंगी तो अभी आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से चल पाएगा। इसकी बात करें उसके बाद तो और क्या है जी, इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस। क्यों जरूरी है? ताकि प्रोटेक्शन मिल सके क्या, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट को, रिस्क में अच्छे तरीके से, रिस्क मैनेजमेंट, एनहांस बिजनेस परफॉर्मेंस को एनहांस कर सके, एक्सेस हो सके कैपिटल पे, स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस बढ़ सके, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस हो सके, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो सके, इनोवेशन एंड एडेप्टेबिलिटी हो सके, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की वजह से, है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। ये बात ध्यान में रखिएगा। बिजनेस एथिक्स, द वर्ड एथिक्स, इथिक्स का क्या मतलब होता है कि इथॉस, इथिक्स का मतलब ग्रीक वर्ड इथॉस है, जिसका मतलब होता है आइडियल, नॉर्म्स, मॉरल्स, कैरेक्टर्स, है ना, इंडिविजुअल की बात करना। तो बिजनेस एथिक्स मतलब बिजनेस से रिलेटेड प्रिंसिपल्स जो हैं और स्टैंडर्ड्स है जिसको आपको क्या करना है, फॉलो करना होता है, उसकी बात करते हैं। तो इट इज कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्निक्स, प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो और कुछ नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स में क्या है? टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, पब्लिकेशन ऑफ कोड होना चाहिए, है ना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज, ठीक है, मेजरिंग रिजल्ट्स। बस इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक चीज था, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी स्किप कर दिया। ठीक है, चलो 1 घंटे में सारा मैनेजमेंट खत्म, रिवीजन खत्म। इससे ज्यादा नहीं पूछा आता, ये मैनेजमेंट का फाइनल है। यही एडिशनल चीजें होती हैं, आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये रिवीजन था इसलिए मैंने फास्ट रिवीजन करा दिया। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।